जो है अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करते हैं क्योंकि हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब उसका करेंगे थोड़ा सा समरी और फिर चैप्टर आगे प्रोसीड करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो जो सरफेस केमिस्ट्री में हमने यहाँ पढ़ा है वो फटाफट से देखते हैं पर क्या क्या है। सरफेस केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट डे क्या किया था, टर्मिनोलॉजी की थी हमने, ठीक है। टर्मिनोलॉजी कवर की थी हमने। टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था आपने एब्सॉर्बेट, एब्सॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपने पढ़ा था इंटरफेस, ये सब किया था आपने, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन और ये कुछ एग्जांपल्स किए थे। फिर आपने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन उसके दो टाइप पढ़े हैं आपने, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये दोनों आपने कवर किए थे, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन किया था इन दोनों टॉपिक्स के बीच में, वो ये था कि जो एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक कैसे होता है, ठीक है। और आपने कवर किया था एक और टॉपिक कि इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, ठीक है। इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपने कवर किए थे कि इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा, ये सॉरी मल्टी लेयर क्यों होता है, यूनी लेयर क्यों होता है, ये स्पेसिफिक क्यों है, ये स्पेसिफिक क्यों नहीं है, ये सभी क्वेश्चन हमने कवर किए थे, ठीक है। डिसऑप्शन ऑप्शन में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन हमने कवर किया था वो था कैटालिस्ट के ऊपर, ठीक है। जो कैटालिस्ट थे, कैटालिस्ट के ऊपर हमने इसका डेफिनेशन कवर किया है, ठीक है, इसके टाइप्स कवर किए हैं। टाइप्स हमने दो बेसिस पे पढ़ा था, एक तो फेज के बेस पे था, ठीक है, एक था किसके बेस पे, फेज के बेस पे, जो थे होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस, हम ये सब कवर कर चुके हैं। इन दोनों के केसेस में हमने एग्जांपल्स किए हैं और मैकेनिज्म किया है, क्लियर है सभी को। और हमने इनके करेक्टर पढ़े थे। करेक्टर तो ऑब्वियसली मैं ये देता हूँ कि डेफिनेशन और फिर हमने करेक्टर किए थे। डेफिनेशन हो गया इसका, करेक्टर हो गया, इसके टाइप्स। एक तो था फेज के बेस पे, एक था स्पीड के बेस पे। स्पीड के बेस पे दो टाइप से था, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरे नेगेटिव कैटालिस्ट, क्लियर है। ये सब हमने कैटालिस्ट में कवर किया। उसके बाद कैटालिस्ट में हमने क्या कवर किया था, इसकी कुछ और टर्मिनोलॉजी थी कैटालिस्ट की, वो कवर किए थे। जैसे कि इसमें हमने सबसे पहले के नंबर में पढ़ा था जो कैटालिस्ट थे, उसमें हमने पढ़ा था एक तो ऑटो कैटालिस्ट पढ़ा है हमने, ठीक है। दूसरे नंबर में हमने एक पढ़ा था कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर। फिर हमने प्रमोटर पढ़े हैं, फिर हमने इनहिबिटर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हम चैप्टर कवर कर चुके हैं। और जो कैटालिसिस में हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये था नंबर 5 पे, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, क्लियर सभी को, ठीक है। तो होपफुली सभी को इतना चैप्टर कवर हो गया होगा। जो हमने कवर नहीं किया है यहाँ तक के टॉपिक में वो है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। एक बार फटाफट से उसके बारे में लिख देता हूँ, वो क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट, मतलब ये है एप्लीकेशंस, ये टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे है, देखो जब भी एप्लीकेशंस की बात होती है केमिस्ट्री में खासकर, तो वहां से आपके रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। ये जूनियर क्लास को है कि यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि राइट डाउन एनी 5 एब्जॉर्प्शन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, या 3 या 2 या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जो बनेगा वो बेसिकली देखते हैं बाद में क्या बनता है, पर इसके एप्लीकेशन देखते हैं क्विकली। सबसे पहले है गैस मास्क, ठीक है। ये चारकोल बेस्ड होते हैं, क्या होते हैं, चारकोल बेस्ड। मास्क में क्या होता है कि जब हम मास्क को वियर करेंगे तो उसके ऊपर जो चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्चुअली कैसा होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, वो करता क्या है, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको वो अपने सरफेस पर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो एयर जो है हमारे जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो जो एयर आ रही है वो फिल्टर होके आएगी। जो पॉइजनस गैसेस है वो चारकोल जो है सरफेस उसके ऊपर एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये एब्सॉर्प्शन का बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एक क्लीन एयर के लिए, क्योंकि आजकल पॉल्यूटेड एयर आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कई जगह इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर पॉइजनस गैसेस काफी बन रही हैं, तो वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। ओके, सेकेंडली एक क्लैरिफिकेशन आता है, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये डेली लाइफ की यूज बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर से क्या मतलब है, जब शुगर बनती है, आपने सभी पढ़ रखा है प्रोसेस क्या होता है, जो केन शुगर जूस उसको बॉइल कर रहे होते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी काफी होती है।
तो उस इम्प्योरिटी को एड्सॉर्प्शन की हेल्प से ही हटाया जाता है। ठीक है, ये हो गए। थर्ड नंबर पे आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, अब ये भी हमने कवर किया। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर क्या था, हमने देखा था कि मेटल के सरफेस पे जो गैसेस है उसका डिफ्यूजन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो वहां पर आकर के बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, वो सब। नंबर 4 पे आता है यहाँ पर क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस। लेकिन जनरली मैं इस पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर ही आता है टॉपिक, तो इसको वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो वहां पर मैं जरूर इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा कि इसके इसमें एड्सॉर्प्शन का क्या रोल होता है क्रॉस फ्लोटेशन में। ठीक है, कवर हो जाएंगे सारे। तो एड्सॉर्प्शन की जो एप्लीकेशंस है वो कवर करने हैं आपसे मैंने। ठीक है, तो आगे जो है यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर का सॉरी सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जो है हम सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना वो है कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअली इसकी जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी वो बता देता हूँ आपको। 1861 में, ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था केमिस्ट्री में कब क्या क्या हुआ था, जनरली बता रहा हूँ। 1861 में साइंटिस्ट विलियम ग्राहम, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, ध्यान देना साइन पे। जो डिफ्यूजन है सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन का रेट है अलग अलग सॉल्यूशंस का, ठीक है, थ्रो पार्चमेंट पेपर, थ्रो पार्चमेंट पेपर, वो इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि पार्चमेंट पेपर सबको पता है क्या होता है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें काफी काफी स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ वही चीज पास करेगी जो सोर्स से छोटी सी किसी बात है तो। ठीक है, तो वो स्टडी कर रहे थे डिफ्यूजन की। तो कुछ चीजें उन्होंने सिंपल सी क्लासिफिकेशन बन की इसके बेस पे, उन्होंने देखा कि कुछ चीजें बहुत ही जल्दी से क्या कर रही है, पार्चमेंट पेपर को पास कर रही है, यानी कि फिल्टर हो जा रही है उसमें से। और कुछ चीजें थोड़ा सा देर कर रही है इसमें, यानी कि आराम से पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं भी हो रही। तो समझ में ये बात, कुल मिलाकर के क्या कर रहे हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन जो उनका होगा थ्रो पार्चमेंट पेपर, उसको स्टडी कर रहे थे। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो दो तरह का हो सकता है। एक होएगा क्रिस्टलाइड्स और दूसरे होंगे आपके कॉलॉइड्स। क्लियर है सभी को, कैसे, एक क्रिस्टलाइड्स और दूसरे कॉलॉइड्स। जो क्रिस्टलाइड्स हैं, क्रिस्टलाइड नाम से ही लगा दें कि क्रिस्टल की तरह होंगे। ठीक है, जो क्विकली क्या करेंगे, डिफ्यूज कर सकेंगे, जो क्विकली डिफ्यूज करेंगे किसके थ्रू, थ्रो एसपीएम, थ्रो एसपीएम। नाम इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि जो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो रहे थे ना, उनमें थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सॉल्यूशन, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं NaCl प्लस वाटर। जो ये सॉल्यूशन है बहुत जल्दी से डिस्पर्स कर रहा था, यानी कि बहुत जल्दी से क्या कर रहा था, डिफ्यूज कर रहा था। इसीलिए इस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया, क्योंकि NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइट कह दिया। ठीक है, और जो नहीं हो पाए उनको क्या कहा गया, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, जैसे कि स्टार्च एंड वाटर प्लस वाटर। ठीक है, इस तरह से। क्लियर है सभी को, तो क्रिस्टलाइट और कॉलॉइड्स क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे बात बताता हूँ मैं जो उसके बाद हुई, यानी कि जो ये स्टोरी चली है, इस स्टोरी के बाद क्या हुआ। बाद में ये हुआ कि जब थोड़ी सी और स्टडी हुई क्रिस्टलाइड्स और कॉलॉइडल के नेचर्स पे, इनके कैरेक्टर्स पे, इनकी प्रॉपर्टीज पे, तो ये देखा गया कि ये जो डेफिनेशन है क्रिस्टलाइट की, क्रिस्टलाइट कौन हुए, अकॉर्डिंग टू ग्राहम, फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट डेफिनेशन कि जो क्रिस्टलाइड्स क्या होंगे, जो बहुत क्विकली डिफ्यूज कर जा रहा है पार्शियल पेपर से, उसको हम बोल देंगे क्रिस्टलाइट, जो नहीं कर रहे कॉलॉइड। सिंपल डेफिनेशन है। चलो, लेकिन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद क्या क्लियर हुआ कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कैसे, मैं NaCl का एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे नेचर का है, क्रिस्टलाइन नेचर का। ठीक है, अब इसको अगर मैं वाटर के साथ ऐड करता हूं, ठीक है,
तो NaCl प्लस वाटर ये बनाएगा क्या, क्रिस्टलॉइड। ठीक है, क्या बनाएगा ये, क्रिस्टलॉइड। लेकिन अगर मैं इसको बेंजीन के साथ ऐड करता हूं, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो ये जो बनाएगा वो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो। अब NaCl ये दोनों तरह के कैरेक्टर शो कर रहा है, पर डिफरेंस किस चीज का है कि आप उसको मर्ज किसके साथ कर रहे हो। तो NaCl इन दोनों में कॉमन हो गया। अब अगर ये दोनों में कॉमन हो गया तो ये कंफ्यूजन आ जाता है कि किसको कब तो क्रिस्टलॉइड कहना है और किसको कब कोलॉइड्स कहना है। बात समझ में आई सभी को। ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइडल की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी ग्रैहम की, वो थी तो ये, पर लेटर ऑन फेलियर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए गए अलग अलग या जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके बेसिस पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स आ गए जिसने इस थ्योरी को कंफ्यूज कर दिया। समझ रहे हो। तो अब एक सीधी सी बात ये है कि लिमिटेशन जब निकलती है तो नई थ्योरीज तो बनती ही है। तो जो प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये कॉमन एग्जांपल्स निकल के आए थे, उसके बाद फिर से एक डेफिनेशन दी गई कोलॉइडल की। चलो आप लिखने जा रहा हूं, वो समझने दोगे। ठीक है, ओके, देखो क्या है वो। देखो जो कोलॉइडल्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, कोलॉइडल्स सॉल्यूशन। इनको साइज के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं हम, या इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। होगा क्या, वो देखते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं सिंपल सॉल्यूशन की, ठीक है ना, सिंपल सॉल्यूशन की बात करूं तो जो सिंपल सॉल्यूशंस हैं आपके वो हो सकते हैं तीन तरह के। एक आपके हो सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, एक दूसरे हो सकते हैं आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस, और तीसरे हो सकते हैं आपके सस्पेंशंस। ठीक है, ये तीन हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। ठीक है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बेस पे ये चीजें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी, एग्जांपल्स के थ्रू ये अच्छे से समझ में आएगा हमें। और जब एक बार हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज यहां पे लिस्ट आउट कर देंगे तो उसके बेस पे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होती है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं होमोजेनियस। क्या होते हैं वो, होमोजेनियस होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं ये होते हैं हेटेरोजेनियस। ठीक है, ये क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस होते हैं। और सस्पेंशन तो ऑलमोस्ट सभी को पता है ये भी हेटेरोजेनियस ही होते हैं। डोंट थिंक कि मैं यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ उनके बीच में, कंपैरिजन चल रही है। कंपैरिजन में डिफरेंसेस और सिमिलर पॉइंट्स साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये होमोजेनियस रहेंगे, ये हेटेरोजेनियस रहेंगे, ये भी हेटेरोजेनियस रहेंगे। एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, यानी कि ये वही है, इनको हम स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन काम के लिए फिर भी इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि इनके बीच में एक अच्छा सा डिफरेंस हमें पता चल जाए। ठीक है, और वो पता चल जाएगा हम इसके बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं आगे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की या इसकी। तो मैं होमोजेनियस के पॉइंट में सेकंड लिखता हूं मैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप क्या याद रखोगे, जो डिफ्यूजन का रेट था ग्रैहम का, वो किसके थ्रू दिया था उन्होंने, वो था पार्चमेंट पेपर के थ्रू, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आती है। ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, which pass through both filter paper and सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर दो एस्पेक्ट रखे गए हैं, फिल्टर पेपर भी इंट्रोड्यूस किया। तो जो नॉर्मल सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसमें से कोई चीज अगर पास हो जाती है और फिर उसको उसमें से पास करें, तो अगर कोई चीज इन दोनों में से पास हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को। ठीक है, ओके, इसमें देखते हैं सेकेंडली। इसमें क्या होता है, जो एसपीएम है, एसपीएम के थ्रू तो पास हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते। क्लियर हो गया। तो यहां से जो दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स में डेफिनेशन बना सकता हूं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। those solutions which are heterogeneous in nature and which can pass through SPM but not from filter paper। हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये कवर कर सकते हैं। इनके केस में बात करें तो देखो ये सस्पेंशन है हेटेरोजेनियस, इनके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं। पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है ये उसमें से पास नहीं होंगे। अब एक बात सीधी सी है, फिल्टर पेपर जो है उसके होल्स बहुत बड़े होते हैं एज कंपेयर्ड टू एसपीएम। अब कोई चीज अगर उसमें से ही पास नहीं होगी तो समझ सकते हो कि एसपीएम से तो मतलब ही नहीं उसका पास होने का, तो एसपीएम से पास नहीं होगा। ठीक है, लिख लोगे इसको।
ओके, क्लियर है सभी को ये दो पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का जो है विजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में विजिबल नहीं होते इसके पार्टिकल, नॉट विजिबल। ठीक है, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में इसके पार्टिकल्स देख सकते हो, विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनकी बात करें तो इनके लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे दिए जाते हैं, इसके पार्टिकल काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं विजिबल विद नेक्ड आईज। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? ओके, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। ठीक है, जो सोल्यूशन एक्चुअली इसको मिक्सचर कहें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ सोल्यूशन लिख देता हूँ तो सोल्यूशन का मतलब ही होता है होमोजीनियस, तो मैं होमोजीनियस को यहाँ हेट्रोजीनियस नहीं लिख सकता, इसलिए मैं मिक्सचर की बात करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकता हूँ, जो मिक्सचर है वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरे हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आपका ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस का मतलब आपके ये दोनों। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। नाउ बात करते हैं इसके पार्टिकल्स की, क्योंकि मैंने बताया मिक्सचर्स हैं, अगर ये मिक्सचर्स हैं तो क्या होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन है यानी इसके अंदर कंपोनेंट कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। सेम इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट, इसमें भी सेम टू सेम 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 कंपोनेंट तो होंगे ही तीनों ही केसेस में। क्लियर है सभी को? नाउ बात करें फोर्थ पॉइंट, जो इसके अंदर कम अमाउंट में जो है, तो उस पार्टिकल के साइज की बात कर रहा हूँ। इसमें जो पार्टिकल साइज होगा वो लेस देन होगा कितना, 1 नैनोमीटर। ध्यान रखिए इस चीज को, पार्टिकल साइज कितना होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो यहाँ पर पार्टिकल साइज होने वाला है वो होगा 1 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर तक। क्लियर है सभी को? 1 नैनोमीटर से ले 200 नैनोमीटर तक। इसकी बात करें तो ये 200 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा, 1000 नैनोमीटर तक। यानी कि सपोज करो कि कोई भी मिक्सचर है और मुझे पता है कि उस मिक्सचर के अंदर, जैसे सपोज करो 2 कंपोनेंट है ए प्लस बी। ठीक है, बी तो हो गया जैसे मान लो लार्ज क्वांटिटी में, तो रहा ये लेस क्वांटिटी है। अब इस ए पार्टिकल का साइज मैं तुम्हें दे दूं कि इस ए पार्टिकल मतलब कि मान लो कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास ये। ठीक है, ये एक मिक्सचर है मेरे पास, इसमें है ए और इसमें है बी। अब मैं कहूँ कि इसके अंदर 50,000 ए पार्टिकल्स हैं और उन सभी 50,000 पार्टिकल का साइज है 0.3 नैनोमीटर से लेकर के 0.5 नैनोमीटर तक का। बताओ कौन सा सॉल्यूशन हुआ ये? तो बड़ा सिंपल है, ये तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि इस ए का पार्टिकल साइज है 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में, तो डेफिनेटली सारे सारे सस्पेंशन में चले जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से बताना है इनके बारे में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 आता है वो है इनके फिल्टरेबिलिटी टेस्ट तो हम कर चुके हैं, विजिबिलिटी टेस्ट भी हो चुका है। एक पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे स्कैटरिंग का। ठीक है, स्कैटरिंग का स्टेबिलिटी पहले करते हैं, वैसे स्टेबिलिटी का देखते हैं। ये ऑल स्टेबल होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये भी जो है स्टेबल होते हैं, पॉइंट नंबर 5 है ये भी स्टेबल होते हैं, और ये जो होते हैं अनस्टेबल। मैंने लिख दिया, इसका मतलब बताता हूं क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अनस्टेबल कैसे होते हैं, मैं एक सिंपल जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूं। पानी है जैसे, ठीक है, पानी एक कंटेनर में, ग्लास का कंटेनर है आपके पास, और उसमें आपने पानी लिया और पानी के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में डाल देते हैं वो सॉइल या चॉक पाउडर ले लेते हैं। चॉक पाउडर अगर आप इसमें डाल देते हो और अगर आप इसको स्टिर करोगे, तो होता है ना कि जब हम किसी लिक्विड को स्टिर कर रहे हैं तो जब तक लिक्विड मूवमेंट कर रहा है तब तक वो अपने साथ उस चॉक पार्टिकल को लेकर भी मूवमेंट करेगा, और चॉक पार्टिकल हमें थ्रू आउट द ग्लास को, थ्रू आउट द लिक्विड दिखाई देंगे जब तक वो मूवमेंट है। और आपको पता है मूवमेंट रुकते ही वो चॉक पार्टिकल हैवी होने की वजह से सारा सारा नीचे बैठ जाएगा ना। तो वहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि वाटर ऊपर है, नीचे सॉल्ट है। तो ये विजिबिलिटी में नजर आ रही है, तो हम इसको कहेंगे अनस्टेबल, क्योंकि वो जो पार्टिकल वो बैठ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, सस्पेंशन के बाद सीधा ड्यू सॉल्यूशन समझा रहा हूं मैं, क्योंकि कोलाइडल उन दोनों की रेंज में अपने आप सेटअप हो जाएगा। जो ड्यू सॉल्यूशन की बात करो, जैसे आप वाटर के अंदर मान लो शुगर ऐड करते हो, ठीक है, अच्छे से स्टिर करके उसको मिक्स कर दो, तो शुगर तो गायब होगी, पर एक्चुअली वो गायब नहीं हुई, उसी के अंदर है। ठीक है, वो वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है उसने।
अब मैं बात करूं कि आप उस वाटर को कम से कम 10 पार्ट या 20 पार्ट में बांट लो, ठीक है। और 20 पार्ट को अगर आप एक बार टेस्ट करोगे तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि फर्स्ट पार्ट में ज्यादा मीठा था, लास्ट वाले पार्ट में कम मीठा है। ऐसा आप सिर्फ तब बोल पाओगे जब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो, और मैं बात कर रहा हूँ जब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उस, ठीक है। तो यहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी कैसे होती है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें केसीन, केसीन एक प्रोटीन होता है जो मिल्क में पाया जाता है। केसीन और फैट पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते हैं और वो वाटर में थ्रो आउट, क्योंकि जो मिल्क है उसका जो बेस है वो तो वाटर ही है, उस वाटर के अंदर केसीन थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मिल्क का ग्लास आपने रख दिया और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसको देखते हो तो जो उसकी व्हाइटनेस है वो नीचे चली गई या ऊपर चली गई, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। चाहे ऐसा आप 2 दिन तक रखो, बस दूध सही होना चाहिए, ठीक है, दूध सही होना चाहिए, वो कंडीशन है उसकी। तो ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसी स्टेबिलिटी इनमें आती कहां से है, सॉरी इन दोनों में ऐसी स्टेबिलिटी आती कहां से, पार्टिकल साइज पे सब कुछ डिपेंड करता है। इनका जो पार्टिकल साइज है वो इतना इस रेंज में है कि वो हैवी नहीं होते और बैठते नहीं है। स्टेबिलिटी का रीजन जो है वो है ब्राउनियन मोशन। क्या है, ब्राउनियन मोशन। ध्यान से समझ लेना, इसको क्वेश्चन बनते हैं इनमें से कि स्टेबल क्यों होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, व्हाई कोलोइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल, ठीक है। तो इस रेंज में होने की वजह से पार्टिकल साइज, क्या ब्राउनिंग मोशन सबने पढ़ा है कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, सारे पार्टिकल आपस में मोशन मतलब मोशन कर रहे हैं। और जब एक पार्टिकल दूसरे से स्ट्राइक करता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है इस साइज में, इस साइज में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है, जैसे कि यहाँ बना के दिखा रहा हूं मैं, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल्स है इस तरह से, ठीक है। अब ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक करे, ये पार्टिकल इधर स्ट्राइक करे, ये पार्टिकल इधर स्ट्राइक करे, तो इस तरह से एक रैंडम मोशन हो जाता है इस टाइप से, एक टाइप से इस टाइप का मोशन हो जाता है कुछ भी, ठीक है। तो ये जो जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इसको। तो इसी मोशन की वजह से इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है और ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर उसी रेशो में भरे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ की बात करो तो जब तक पानी मूव कर रहा था, आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया था, स्टिर किया था उस पानी को, पानी मूव कर रहा था, तब तक तो उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विद द टाइम, पासेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देते हैं, अपने सारे नीचे नीचे बैठ जाते हैं, तो वहां ब्राउनियन मोशन नहीं है, इसलिए अनस्टेबल है। समझ में आया सभी को? चलो, तो ये 5 पॉइंट्स करने हैं सभी ने, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 6 भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 6 है स्कैटरिंग का। यहाँ तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होती, ठीक है। इनमें आप स्कैटरिंग देख लेंगे, जो कोलेटल सॉल्यूशन है उसमें स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। सस्पेंशन में पार्टिकल बड़ा होने की वजह से स्कैटरिंग जो है नहीं हो पाती, ठीक है। तो कवर हो जाएगा सभी को ये टॉपिक, ओके। आगे देखते हैं कि जो कोलेटल सॉल्यूशन है उसको ही पिक करेंगे हम आगे। मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं दो सॉल्यूशंस ऑफ व्हिच पार्टिकल रेंज साइज बिटवीन दिस, यहीं तक खत्म हो सकता है डेफिनेशन को, ठीक है, कवर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेट, इसमें जो है आगे वाला टॉपिक कवर करने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि NaCl हो गया प्लस वाटर हो गया, ठीक है, शुगर हो गया प्लस वाटर ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज, ये तो आप करके आए हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्टार्च प्लस वाटर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं NaCl प्लस बेंजीन, तो एग्जांपल तो ये भी ठीक है, पर ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आपने देखा ही नहीं होगा, लेकिन ये एग्जांपल तो आप कर सकते हो, पानी के अंदर स्टार्च मिला लिया, ठीक है। या फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्लस वाटर, जो वे प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन को अगर वाटर में ब्लेंड कर दोगे तो वो एक मिक्सचर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये मिक्सचर क्या है, कोलोइडल्स। क्लियर है सभी को ये एग्जांपल्स। सस्पेंशन की बात करो तो वाटर में आप चाहे पानी, सॉरी पानी के अंदर आप या तो सॉइल मिला लो या थोड़ा क्या बोल रहा है, चॉक पाउडर मिला लो, ठीक है। तो ये चीज इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया अच्छे से टॉपिक, बड़े ध्यान से करना है क्योंकि थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, कंसेप्चुअल तभी समझ में आते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं, आगे जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो फिर जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस बेसिकली जो है इनको सोल्स भी क्या देखते हैं,
कहीं सोल वर्ड आया तो उसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस ही है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, नेम नोट कर लेना, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करके चलूंगा सॉल्यूशन के साथ एक बार। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पता है सभी को? हाँ, अच्छे से ही पता है बल्कि। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं। उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, उसके भी दो ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इसको डीपी बोल देते हैं और इसको डीएम बोल देते हैं। थोड़ी सी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस आ गए यहाँ पे, डीपी डीएम। चलो, सॉल्यूट का मतलब हो गया, जैसे जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मीनिंग है वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में सेम मीनिंग डिस्पर्स्ड फेज का है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मतलब होता है सेम टू सेम कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है। यानी कि अगर मैं कहूं कि सॉल्वेंट और डिस्पर्जन मीडियम सेम है तो वही बात होगी। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि सॉल्यूशन की केस में कहते हैं, आगे कोलाइडल सॉल्यूशन की केस में। समझ में गई? और जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसमें पॉपुलर से, ठीक है, जैसे कि ये हो गया डिस्पर्जन मीडियम, ये हो गया डिस्पर्स फेज। ठीक है, एक और वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, हम लिखते हैं कि सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो गया इसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, और क्या बन गया? सॉल्यूशन। ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है, ये चेंज चलती है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्स हो गया। क्या हो गया? हम डिसॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, हम ये नहीं कहेंगे कि डीपी जो है डिसॉल्व हो गया डीएम में, इसमें डिस्पर्जन मीडियम में, और जो बनेगा उसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखोगे। क्लियर है सभी को? कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। क्या कर सकते हैं हम? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसके बेस पे कि डिस्पर्जन मीडियम कैसा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे। अगर डिस्पर्जन मीडियम मान लो एयर है, एयर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, तो हम क्या कहेंगे? एरोसोल कहेंगे। एरोसोल क्या होगा? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज तो जो मर्जी हो, सॉलिड लिक्विड गैस में से, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोसोल। देखो सोल वर्ड लग रहा है, अभी बताया था। ठीक है, अगर ये है बेंजीन या हाइड्रोसोल या एक्वासोल भी कह देते हैं इसको। ठीक है, एक्वासोल भी कह देते हैं। अगर मान लो अल्कोहल है तो अल्कोहल से यहाँ पे आ जाता है अल्कोसोल, अल्कोसोल बोल देते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ जाए बेंजीन तो बेंजोसोल आ जाएगा। चलो, इतना बता दिया मैंने, एक रफ आइडिया उस पे लग ही जाएगा आप सभी को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि NaCl इन बेंजीन, तो वो बेंजोसोल था, एंड बेंजोसोल इज अ काइंड ऑफ व्हाट? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर सपोज करो आपको कोई पूछे कि व्हाट आर एरोसोल, तो आप सिंपल डेफिनेशन कहोगे एरोसोल्स आर द कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच डिस्पर्जन मीडियम इज एयर। हाइड्रोसोल या एक्वासोल इन दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर। ऐसे ही रेस्ट हो जाएंगे बाकी के बचे हुए। ठीक है, ये कवर कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, तो जो टाइप्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी टाइप पढ़ लिया हमने। जो टाइप है इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि दो तरह से करेंगे हम। ठीक है, एक तो बेस्ड है वही डीपी एंड डीएम पे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिस डिस्पर्स्ड फेज कह दिया ना हमने, ठीक है, और अगर मैंने डिस्पर्जन कह दिया तो डिस्पर्जन का मतलब वो डिस्पर्जन मीडियम के लिए याद है, मैं डिस्पर्जन फेज भी कह सकता हूँ, वही मतलब है इसका जो डीएम है, एक ही बात है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक, दूसरे होते हैं लायोफोबिक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आप इसमें डीपीडीएम की बात कर रहे हो, इसमें नंबर्स के बेस पे, नंबर के बेस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं उसको तीन कैटेगरीज में। पहला होता है माइक्रोमोलिकुलर, ठीक है, दूसरा होता है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स,
और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, तो इनको कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या हैं और फिर लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या हैं, सॉरी लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं इनको। तो जो लायोफिलिक है, नाम से क्लियर है कि क्या लिखना है यहाँ पे हमने, लायोफोबिक है। एक तो ना जो नेम होते हैं केमिस्ट्री उसको क्रैक करना अगर आए तो काफी कंसेप्ट तो वैसे ही पता चल जाते हैं हमें। ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। जो लायोफिलिक है उसको हम इमल्सॉइड भी कहते हैं, इमल्सॉइड्स। और जो हमारे लायोफोबिक है इनको सस्पेंसॉइड भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके अदर नेम्स हैं। ओके, तो जो लायोफिलिक है वो होते क्या है? ऑब्वियसली लायोफिलिक का मतलब होता है जो लायो है वो लिक्विड हो गया, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम और ये डीपी। तो जब डीपी एंड डीएम इनका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इनका इंटरेक्शन अगर इजीली हो जाए, ठीक है ना, इजीली इंटरेक्शन अगर इनका हो जाए, यानी कि इजीली सेटअप हो जाए इनके बीच में सिंपल शेकिंग से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स। मतलब कि मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, दोज कोलॉइड्स इन विच dispersed phase easily disperse in dispersion medium। ठीक है, जो इजीली बन जाएगा इनको लायोफिलिक कहते हैं। वही हो गया ना, लिक्विड लविंग हो गया यहाँ पे लायोफिलिक। सबको पता है ये क्या मीनिंग है इसका, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि लविंग का मतलब हो गया इसलिए काम इजीली हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लायोफोबिक है जो, उसमें क्या होता है कि जो डीपी है एंड डीएम है इनका इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट इंटरेक्शन होता है। तो इसमें जो हम कहेंगे कि इसमें इजीली हो गया था, इसमें इजीली नहीं होगा, ये कर लोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आता है, जो दूसरा पॉइंट आता है इसमें वो ये है कि जो लायोफिलिक है और जो लायोफोबिक है इसमें हम इसको अगर इफ डीएम इज वाटर, अगर मैं वाटर लेता हूं डीएम को, तो लायोफिलिक को लायोफिलिक को हम चेंज कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक के केस में, हाइड्रोफिलिक से, ये सिर्फ वाटर के केस में है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ डीएम इज वाटर देन जो लायोफोबिक है उसको मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 जो है वो मैं निकाल देता हूँ इजी वर्ड से। इजी वर्ड से कैसे? देखो, अगर डीपी और डीएम इजीली मिल जाएंगे तो ये बनते कैसे हैं, सिंपल शेकिंग से। ठीक है ना, नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड, नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपली ये शेकिंग से हो जाते हैं। शेकिंग करेंगे, जैसे कि एग्जांपल हो गया वे प्रोटीन प्लस वाटर, इसको शेक कर दो तो एक क्वालिटी सॉल्यूशन आ जाएगा लायोफिलिक। ठीक है, इसमें स्पेशल मेथड रिक्वायर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, इसमें स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पेशल मेथड्स में रिक्वायर्ड होंगे, सिंपल शेकिंग से काम नहीं चलेगा। एग्जांपल से पता चल जाएगा तुम्हें कैसे। जैसे मैं बात करूं गोल्ड इन वाटर, बताओ गोल्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन एग्जांपल लिखा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो चीज ऐसी होती होगी। अगर कोई चीज ऐसी होती है तो इसका मतलब वो किसी स्पेशल टेक्निक से ही बनेगी, तो इसीलिए लिखा है पे स्पेशल टेक्निक से बनेगी। ठीक है, और वो स्पेशल मेथड क्या होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कवर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो आता है वो आ जाता है जैसे रिवर्सिबिलिटी से। ठीक है ना, एक पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो लायोफिलिक होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है ना, इजीली रिवर्सिबल होते हैं विद टेम्परेचर, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर।
यानी कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे तो हो सकता है डीपी और डीएम जो है अलग अलग हो जाए। अब हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेम्परेचर का रेंज है वो हर एक कॉलोइडल सॉल्यूशन पे अलग अलग होगा। अगर डीपी डीएम के बीच में कम इंटरेक्शन फोर्स है तो कम टेम्परेचर पे काम चल जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर में देना पड़ेगा, ठीक है। इनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, दीज आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। पॉइंट नंबर 5 देखो क्या रखते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 जो है, यहाँ से जो पॉइंट नंबर 5 निकालने वाला हूँ ये हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 देखो, फिर पॉइंट नंबर 5 आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ दो पॉइंट है, दो पॉइंट कैसे, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट डालना है, स्मॉल अमाउंट डज नॉट वर्क। स्मॉल अमाउंट डाल दूंगा ना मैं इलेक्ट्रोलाइट का बायोफिलिक में, तो कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे पेप्टाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, पेप्टाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि जो इसकी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी जो मतलब कि वो होती है प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाएगी, वो कोलाइडल नहीं रहेगा कुल मिला करके, ठीक है। और इसकी बात करें अगर हम, तो स्मॉल ट्रेसेस वर्क्स हियर, स्मॉल ट्रेसेस वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट में भी अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये कवर हो गए सभी को पांचों। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको इंट्रिंसिक कॉलॉइड कहते हैं, इंट्रिंसिक कॉलॉइड्स, और ये जो है एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड कहे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है इनके ऊपर, डिफरेंशिएट बिटवीन दीस टू, ये इजीली हो जाएगा, पॉइंट्स पांचों वहां समझ में आ गया, पांचों यहाँ समझ में आ गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये रिवर्सिबल क्यों होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल वही बात है, इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि इजीली शेक करने से बने थे, कोई स्पेशल मेथड नहीं आएंगे बीच में, तो इजीली अगर बने तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मतलब कोई केमिकल अट्रैक्शन तो होने नहीं वाला इनके बीच में, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो सेपरेशन है वो भी इजी होता है, हालांकि केमिकल जो इंटरेक्शन है वहां पर भी उसकी कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं इसलिए वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी के ऊपर पॉइंट बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैरेक्टर पे, कि इनको इंट्रिंसिक लायोफिलिक को इंट्रिंसिक कॉलॉइड्स क्यों कहा जाता है। अगेन इसका आंसर आ जाता है पॉइंट नंबर 3 से, कि यहाँ कोई स्पेशल मेथड एक्वायर नहीं किया, यहाँ पर हम स्पेशल मेथड एक्वायर कर रहे हैं, मतलब हम बाहर की मदद ले रहे हैं, बाहर किसी चीज की हेल्प ले रहे हैं, बाहर किसी चीज का मतलब हो गया एक्सटर्नल थिंग से, तो एक्सटर्नल से एक्सट्रिंसिक वर्ड आया है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को ये टॉपिक, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये टॉपिक कवर हो गया, और सभी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना इसके बारे में, ठीक है। देखते हैं आगे। तो फिर जो नेक्स्ट है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन, वो है डिपेंड कर रहा है किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो इसमें तीन आते हैं मेनली, सिंपल से है वैसे, तो देखते हैं यहाँ से। जो सबसे पहले पे है माइक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, दूसरे आते हैं आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, और तीसरे और आखिरी आते हैं एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। माइक्रो जो है इसको एक्चुअली मैक्रो करना, मैक्रोमोलिक्यूलर होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स, मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एक्चुअली ये दोनों तो एक ही एग्जांपल में समझा देता हूं मैं, ठीक है। सिंपल सा है कि करना क्या है हमें, मैक्रो नाम से पता चल रहा है कि बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मल्टी में काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, जनरली हमें पता है सारे कॉलॉइड्स हैं, इसमें जो रेंज रहने वाला है वो 1 नैनोमीटर से लेकर कितना रहेगा, 200 नैनोमीटर तक रहेगा रेंज, पार्टिकल साइज, ठीक है। तो पार्टिकल साइज के बेस पे बात करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूलर में हो सकता है कि सिर्फ 2 से 3 ही पार्टिकल हो, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 या अकेला पार्टिकल भी होगा। सपोज किसी का साइज जो है, किसी का जो साइज है सपोज करो वो है इतना 100 नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर, तो काफी बड़ा साइज है ये, 200 के कम सॉरी 1 नैनोमीटर के कंपेयर में बड़ा साइज है ये, ठीक है। या मान लो 150 नैनोमीटर का कोई साइज हो, या मान लो 190 नैनोमीटर का कोई पार्टिकल हो, आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सभी पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर तक का है, 100 का 101 110 130 इस तरह से, ठीक है, इस रेंज में, तो उनको हम बोलेंगे
मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, मान लो, क्लियरली बताऊंगा मैं, मान लो कोई सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ए और बी कंपोनेंट है। बी तो आपका डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया ए। मान लो सभी ए, जितने भी ए है इसके अंदर, मान लो सभी का साइज 100 नैनोमीटर है, तो उनको मैक्रो कहेंगे क्योंकि बड़ा साइज है वन के कंपेयर में। वन के कंपेयर में जो इनिशियल पॉइंट है ना कोलाइडल की रेंज का, उसमें मान लो 150 है नैनोमीटर ए का साइज, या 190 है, कुछ भी साइज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर। उसके बाद मल्टीमोलिकुलर आता है। सपोज करो वही मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन द सेंस कॉलोइडल सॉल्यूशन है ये हमारे पास। ठीक है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में पार्ट्स हैं दो, ए और बी। ठीक है, अब मैं यहां बात करूं कि जो ए का साइज है ना, वो ए का साइज है 0.5 नैनोमीटर। ठीक है, कितना है, 0.5 नैनोमीटर। तो ए का साइज 0.5 नैनोमीटर, तो ये तो सीधी सी बात है, 1 नैनोमीटर से भी रेंज में हम चले गए। ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि जो ये ए वाले पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, मान लो 4 ए के पार्टिकल जुड़ करके एक बनते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 नैनोमीटर का हो जाएगा। ए को एक ही कंसीडर करेंगे, 4 पार्टिकल का एक रेंज हो जाएगा। तो उसको अगर हम तोड़ दें तो वो मल्टीमोलिकुलर मतलब कॉलिडल की रेंज से ही बाहर हो जाएगा, टू सॉल्यूशन की रेंज में चला जाएगा। ठीक है, और अगर 2 नैनोमीटर की बात करें कि 4 छोटे छोटे पार्टिकल 0.5 साइज के पार्टिकल आपस में मिल करके जो बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीमोलिकुलर। इसमें मल्टी वर्ड इसे क्या आता है, क्योंकि पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं। सपोज करो 1 नैनोमीटर के टोटल 100 पार्टिकल्स ले लेता हूं मैं। ठीक है, वो 100 पार्टिकल जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए मतलब एक पार्टिकल, एक बड़े पार्टिकल को अगर मैं ब्रेक करूं तो 100 पार्टिकल्स बनेंगे, कितने कितने साइज के, 1 नैनोमीटर साइज के। तो 1 नैनोमीटर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 100 से। 100 जोड़ करके कितनी कितने कितने का साइज बना हमारा, टोटल 100 नैनोमीटर का बना। तो 100 नैनोमीटर जो है मल्टीमोलिकुलर सॉरी कॉलोइडल की रेंज में आ रहा है। ठीक है, और मल्टी का इसमें मीनिंग भी निकल के आ रहा है, इसमें काफी सारे अमाउंट में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं मल्टीमोलिकुलर। क्लियर है सभी को। उसके बाद लास्ट आता है एसोसिएटेड कॉलोइड। एसोसिएटेड कॉलोइड का सीधा सा मतलब है कि दो कॉलोइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देख लेना इस पे, कि जो दो कॉलोइड्स which behaves as electrolyte। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, कब, एट देयर लो कंसंट्रेशन, एट देयर लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह, बट एट हाई कंसंट्रेशन they behave as they behaves as they becomes colloids। ठीक है, लो कंसंट्रेशन यानी कि कम नंबर पे, देखो इसीलिए कहा था कि नंबर के बेस में, तीनों ही नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल है नंबर पे, यहाँ काफी सारे पार्टिकल हैं। यहाँ कम नंबर पे लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, और हाई पे क्या होता है, कॉलोइड। हाई पे क्या होता है, हाई जब हाई नंबर हो जाते हैं तो पार्टिकल बहुत पास आ जाएंगे, बहुत पास आने के बाद वो जुड़ जाएंगे आपस में, और जुड़ने के बाद वो किसकी रेंज में आ जाएंगे, कॉलोइडल की रेंज में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को, इसमें आ जाएंगे कॉलोइडल में, लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसोसिएटेड क्लोराइड होते हैं, वो लो कंसंट्रेशन पे किस तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और हाई पे वो बन जाते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को। एक आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, मिसेली फॉर्मेशन पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपने पढ़ा होगा मिसेली फॉर्मेशन, कुछ इस टाइप का डायग्राम आता है, वो इस टाइप का डायग्राम होता है, ये सोप मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज नोन एज मिसेल। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, जब मिसेल फॉर्मेशन होने लगे इसका मतलब वो कॉरिडोर रेंज में आ गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीएमसी। क्या बोलते हैं, सीएमसी, क्रिटिकल मिसेली कंसंट्रेशन, मतलब कि मिनिमम वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक मिसेली फॉर्मेशन होगा, उसको सीएमसी बोलते हैं। और वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेली फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको हम दिखाते हैं ठीक से, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कॉलोइडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है पूरा, कि कॉलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं वो।
ठीक है, वन बाय वन हर एक चीज के बारे में उसको मैंने क्लैरिफिकेशन के साथ में समझाया है। ठीक है, और जो है अब हमने जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें पढ़ना है प्रिपरेशन के बारे में। अभी हमने बताया लाइफोपिक में थोड़े स्पेशल मेथड होते हैं, स्पेशल मेथड कौन से वो पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट पोर्शन यही है कि व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर कॉलोइडल सॉल्यूशन। और एक बार जब हम उनको बना लेंगे यानी प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमें उनकी प्योरिफिकेशन पढ़नी है, क्योंकि बनाने के बाद उनको साफ भी तो करना है ना, प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यही कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।